हाँ, hello guys, welcome back to our YouTube channel Guru Academy. Today we will discuss excretion in plants यानी पादपों में उत्सर्जन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पादपों में उत्सर्जन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर एक भी क्वेश्चन इससे पुटअप होता है तो हमारे लिए हर एक क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो उत्सर्जन के मीनिंग को समझा देता हूँ। उत्सर्जन का मतलब है किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, जिस चीज में वो है उस चीज से वहां से बाहर निकालना। लेकिन उत्सर्जन के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान देना, बाहर निकालने के लिए मतलब ये नहीं है कि काम की वस्तु को भी बाहर निकाल दिया जाए, नहीं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन है, यानी कि रिमूवल वेस्ट मटेरियल, जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना बॉडी से, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। लेकिन फिलहाल जो हम उत्सर्जन पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? पादपों में उत्सर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पादपों में उत्सर्जन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था कि क्या पादप सांस लेते हैं, तब मैंने वहां कहा था कि पादपों के अंदर हमारे तरह कोई श्वसन अंग, फेफड़े वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पर रंध्र और वात रंध्र के द्वारा वो गैसीय विनिमय कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि पादपों में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ हैं, और यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखेंगे यहाँ पर कि ये जो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन हो रहा है, ये निष्कासन जो हम कर रहे हैं, यानी कि ये जो पौधों में निष्कासन होता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। एक पहला पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि पादपों में जीवों की तरह कोई उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता। जैसे हमारे अंदर किडनी है, मूत्राशय है, मूत्र नलिका है, मूत्रवाहिनी है, इसके अलावा मलद्वार है, यानी कि ये मलाशय, ये सब मिलकर के एक पूरे उत्सर्जन अंग का क्या बनते हैं? भाग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पर जो पौधे की जो संरचना है वो ही उसके कुछ भाग ऐसे हैं जो उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करेंगे, और वो कौन से भाग है देखेंगे आगे। अब एक बात यहाँ पर यह भी लिखी जाती है कई बार कि पौधे अपनी संचित ऊर्जा का, मतलब जो भी ये ऊर्जा बनाएंगे, यानी कि ये ऊर्जा जो भी प्राप्त करेंगे श्वसन के द्वारा, जब ये कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे, और उससे जो भी इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये अपनी संचित ऊर्जा का, और यहाँ पर संचित ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? स्टार्च के फॉर्म में होती है। ये भी आपको ध्यान देना है कि पौधों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? स्टार्च के रूप में। अगर लेकिन हम मानव के अंदर संचित ऊर्जा पूछ रहे हैं, तो मानव में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ये ध्यान देंगे, ग्लाइकोजन के रूप में। और इसी ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है जब हमारे लंबे समय तक क्या रहते हैं? उपवास पे रहते हैं। नेक्स्ट आगे, तो संचित ऊर्जा यहाँ पे किस रूप में? स्टार्च, और इसका उपयोग किस में कर लिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है, क्योंकि स्टार्च ही किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, और इसी ग्लूकोज का उपयोग बाद में किस में कर लिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में भी उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान में बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करने के लिए किया गया। लेकिन वापस ध्यान देना, आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अगर हम रिएक्शन लिखें तो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में वापस किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे उपयोग कहाँ हुआ? ये तो बना है, लेकिन ऊर्जा तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उस ऊर्जा के अंदर कुछ भाग क्या हो जाता है? खर्च। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे कि जब ऊर्जा का ये भाग इसमें खर्च हो गया तो कुछ बची खची ही ऊर्जा होती है, जो कि फिर एक्सेसिव तो कोई है नहीं, तो बाहर निकालेंगे क्या? ये इसलिए बोल दिया कि ये संचित ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं, और कुछ ऊर्जा का उपयोग श्वसन में भी हो जाएगा, लेकिन श्वसन में ऊर्जा अधिक बनेगी। नेक्स्ट आगे, स्थलीय पादपों में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्थलीय पादपों में गैसीय विनिमय का किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखो, ये बनेगा कि अत्यधिक जल का, अब जैसे मान लो आप कोई पौधा है, उसको आप पानी दे रहे हैं, अब वहाँ की मिट्टी गीली है फिर भी आप पानी दे रहे हैं, तो अब अगर उसमें एब्जॉर्ब भी कर लिया रूट हेयर्स ने, यानी कि मूल रोम ने, तो वो जो जल है अत्यधिक, उसका क्या किया जाएगा? फिर निष्कासन किया जाएगा। तो उसके निष्कासन करने के 3 तरीके हैं। पहला तो है कि वो रंध्र छिद्र के द्वारा, जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती के ऊपर जो रंध्र है, उस रंध्र के द्वारा भी क्या होता है
इस अत्यधिक जल का क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है, जिसको आप वाष्पीकरण बोलते हैं, सॉरी वाष्पोत्सर्जन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। और इस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये क्या करेंगे, रंध्र छिद्र के द्वारा बाहर, या फल की सतह के द्वारा भी अत्यधिक जल का निष्कासन किया जा सकता है और तने की सतह के द्वारा भी। लेकिन ध्यान देना, तने की सतह के द्वारा अत्यधिक जल का निष्कासन केवल कोमल तने के द्वारा ही होगा। और कौन से तने के द्वारा, कोमल तने के द्वारा, और वो भी तरुण अवस्था के अंदर। तरुण अवस्था का मतलब जब आपने तना देखा होगा, जब अंकुरित बीज होता है तो हरा होता है, उसको बोलते हैं तरुण अवस्था। उसी अवस्था में ही तने की सतह से जल का निष्कासन हो सकता है। अब आप इतना बड़ा नीम है, उसके ऊपर जो छाल आई हुई है, तो उससे सोच रहे हैं कि जल का निष्कासन होगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रौढ़ अवस्था में आ चुका है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जड़ों के द्वारा मिट्टी में भी, यानी कि मिट्टी में भी छोड़ देते हैं, मतलब वहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन करते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। और इसके अलावा पौधे कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थों को छोड़ते हैं, तो पहला तो है टॉक्सिक पदार्थ। कुछ टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जैसे आपने देखा हो, सुना होगा, जो अपने मारवाड़ी में या जो मारवाड़ी की लैंग्वेज में कहते हैं आंकड़ा, वो भी जो एक लेटेक्स मिल्क टाइप सेक्रेशन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर वो भी जो लेटेक्स है वो भी क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है अतिरिक्त पदार्थ। अतिरिक्त पदार्थ के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल सा ये कहना चाहूँगा, जैसे अत्यधिक जल था, यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्सेस मटेरियल। एक्सेस का मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, वो उन अतिरिक्त पदार्थों का भी क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ जिनकी जरूरत नहीं है। अब आपने एक, मैं आपको बताता हूँ, देखो, जैसे कि आपने एक तो पत्ती देखी होगी, दो पत्ती मान लीजिए। अब आपने देखा कि जो पीली पत्ती पड़ गई है, ठीक है, तो पौधे भी अपने जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जो नई पत्ती आई है, जब पतझड़ का मौसम होता है, तो अब आप एक बात सोचिए कि ये पुरानी पत्तियों को क्यों मतलब झाड़ रहे हैं, यानी नई पत्तियां क्यों आ रही है। यानी कि ये एक बात ध्यान देना कि जब आप 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ये साफ लाइन लिखी गई है, नाइट्रोजन जहां पर आपके दे रखा है, यानी कि एक चैप्टर दे रखा है पोषक तत्वों वाला, वहां पर आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ लाइन में स्पष्ट कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो पुरानी पत्तियों के अंदर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। और जब ये पुरानी पत्तियों में स्थानांतरित होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं पीली पत्ती, जो अब क्या है, गिरने वाली है, झड़ने वाली है, तो इस पीली पत्ती के अंदर वो सारे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करने लगते हैं, स्थानांतरित करने लगते हैं। मान लो नई पत्ती इधर आ रही है, उसके आसपास का कोई अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसको भी इसी पुरानी पत्ती में क्या करते जाएंगे, स्थानांतरित करते जाएंगे। और क्योंकि उन्हें पता है कि ये पीली पत्ती बाद में क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, तो इसी के झड़ने से अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जब आप पादपों में उत्सर्जन को पढ़ेंगे और अगर आपको कोई पूछे कि पौधों में कौन से 3 मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हैं, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। लेकिन फिर भी ये उपयोगी है। देखो, अब ऑक्सीजन कब निकल रही थी, ये याद करो आप, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या निकलती है, ऑक्सीजन, मतलब प्रकाश संश्लेषण में निकली ऑक्सीजन। लेकिन इस ऑक्सीजन का उपयोग किस में हो जाता है, ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, तो इसके लिए तो उत्सर्जित पदार्थ ही है भाई। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कुछ ऑक्सीजन पदार्थ अवशोषित भी हो जाती है और बाकी की ऑक्सीजन क्या है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। तो जो एनवायरनमेंट में रिलीज हुई है ऑक्सीजन, वो उत्सर्जित पदार्थ ही हुआ, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, काम का है। यहाँ पर इसको हम अपशिष्ट पदार्थ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो यहाँ लिखा था अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थ। अब बात आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये पौधों के अंदर श्वसन होगा, तो जब यानी कि ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो हमने ये रिएक्शन मैंने पढ़ा दी है। जब इस रीट साइंस का वापस सीरीज स्टार्ट हुई, तो जो पहला वीडियो पादपों में श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, तब यहाँ पे देखो ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पर हमने बोला था वाटर भी क्या होता है, रिलीज होता है, और एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है, 38 ATP। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हुआ, उत्सर्जित पदार्थ, और H2O भी क्या हुआ, उत्सर्जित पदार्थ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये रंध्र के द्वारा क्या होगी, ट्रांसफर होगी। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा
और ऑक्सीजन रिलीज होगी। और श्वसन में जब पादपों में श्वसन होगा तो इसी ऑक्सीजन का वापस उपयोग होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। और ध्यान देंगे पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग नहीं करेंगे, लेकिन किसका उपभोग चालू रखेंगे, ऑक्सीजन का उपभोग चालू रखेंगे। और लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ेंगे। तो यानी कि पौधों के नीचे रात को सोना, यानी जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर रात में क्या है, श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो कोई इंटेक करने वाले हैं नहीं, यानी कि उस समय वो रात को केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। अब बात आती है H2O की, तो ये भी श्वसन के अंदर ही हो रहा है, इसको रिलीज हो रहा है और ये वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पादपों के अंदर कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो एक्यूमुलेटेड इन सेल वैक्यूल लिखा है मैंने यहाँ पर। सेल वैक्यूल का मतलब आपने देखा होगा पादप रिक्तिका। मैंने अपने इसी चैनल पर पादप कोशिका के वीडियो भी डाल रखे हैं, वहाँ पे हम लोग आगे जब अपने रीड के अंदर पादप कोशिका के अंदर पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि पादपों की जो रिक्तिका होती है, मतलब वैक्यूल जो रिक्तिका होती है, रसधानी, वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जिसके अंदर सारे उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, भरे होते हैं। और ये उत्सर्जी पदार्थ एक्यूमुलेटेड का मतलब है कि पादप रिक्तिका में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। तो रेजिन और गोंद के रूप में वो क्या होंगे, वहाँ पर ये अपने स्टोर्ड होंगे। इस तरीके से हमारा जो ये पादपों में उत्सर्जन वाला जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।